अस्सलाम वालेकुम शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो कुछ हुआ, शायद दिहाइयों पहले इसकी कोई एक मिसाल मिलती होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा, महसूस किया, सुना, तो वो कोई इतना ज़्यादा काबिल कदर नहीं लगा। लेकिन बहरहाल ये दिन भी था जो कि हमने देखना था। और जो बात है वो ये है कि आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप का ज़िक्र हुआ। व्हाट्सएप का ज़िक्र आते ही बहुत सारी यादें जो हैं, जो कि व्हाट्सएप से जुड़ी हुई हैं, वो ताज़ा हो जाती हैं। फिर उसके बाद सेनेट के अंदर इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट से करवाए जाएं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस जो है वो उस हवाले से भी समाअत कर रही है। तो जो तरक्याती फ़ंड से मुतल्लिक था, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस लिया था, और वो बेस करता था डॉन अखबार की एक ख़बर के ऊपर कि अरकान असम्बली के अंदर 50 करोड़ रुपए तकसीम जो है वो किए जाएंगे, उससे मुतल्लिक था। उस पर कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑर्डर लिखवा रहे थे, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिक्वेस्ट की कि सर, आई रिक्वेस्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड फाइल अ रिपोर्ट विद हिज ओन साइंस। तो वो ऑर्डर का हिस्सा बन गया था। और आज जो है वो जब समाअत शुरू हुई तो बहुत ही धमाका खेज़ अंदाज के अंदर समाअत शुरू हुई। उसका अहवाल आपके पास जानेंगे, और ये क्यों मुझे एक अफसोसनाक दिन लगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। नासिर इकबाल साहब, आज क्या हुआ? क़य्यूम साहब, हम जो प्राइम मिनिस्टर का फंड, तरक्याती फंड्स के हवाले से सुओ मोटो नोटिस था उसका। क़य्यूम साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो ये सुनते थे ना कि एक डिवीज़न है जजेस में, बैकडोर है, वो आज खुलकर सामने आई। क्योंकि आज 3-4 ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत जो इसको तक़वियत देती हैं कि जजेस जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो वैसे तो इंडिपेंडेंट जजेस अपने तरीके से सोचता है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट थी। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे क्यों डिफरेंट लगी आपको? देखें, ये इस तरह डिफरेंट लगी कि एक तरह का एक तो नोक झोंक लगा। ये विजिबल नज़र आ रहा था कि डिवीज़न क्लियर है जजेस में। थॉट प्रोसेसिंग टोटली डिफरेंट है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये बेंच था जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस एजाजुल एहसन का ये पहला बेंच था जिसने वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से जो कल का ऑर्डर था उसके ऊपर समाअत शुरू की। तो जैसे ये प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की तरफ मतलब पॉइंट करते हुए उनसे पूछा कि आप पहले ये बताएं कि क्या आपने ये सोचा है कि प्राइम मिनिस्टर क्या पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ये है तो आपने कल ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्यों नहीं रेज़ किया? ठीक है। और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मांगा? दूसरा, उन्होंने कहा कि ये तो आपको मालूम है कि अमूमन जो गवर्नमेंट्स हैं वो दे स्पीक्स थ्रू देयर सेक्रेटरीज़, यानी कि हुकूमत जो है अपने सेक्रेटरी के ज़रिए बात करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जजेस स्पीक्स थ्रू देयर जजमेंट्स, तो यानी हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई स्टेटमेंट देना हो ऑफिशियल तो वो सेक्रेटरी उसका देगा। तो ये जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने क्लियर कहा कि आप हमसे ऐसे काम ना करवाएं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल हों। तो इस पे अटर्नी जनरल साहब ने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं 2-3। उन्होंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं इस पे ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो इस पे जस्टिस ईसा साहब ने पूछा कि आप किसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या ऑर्डर के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? तो अटर्नी जनरल ने क्लियर कट कहा कि ये दोनों पे। और फिर देखें उसके बाद जो आगे भी ये बातें चलती रही, लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब ने सम अप कर दिया ना, वो बड़ी खौफनाक बात है। उससे वो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो और विजिबल हो गई। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में प्रोसीडिंग्स के, जब उन्होंने अटर्नी जनरल साहब रिक्वायर्ड थे ना कि उन्होंने जवाब देना है
जो उन्होंने बेसिकली डिनाई किया कि इस तरह के कोई हम फंड्स नहीं दे रहे। व्हाट्सएप के हवाले से नहीं व्हाट्सएप क्योंकि NA 65 चकवाल का भी जिक्र था ना। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैंने कह रहा हूँ कि वो जो फंड्स प्राइम मिनिस्टर 500 मिलियन या 50 करोड़ अमंग जो PTI के लॉ मेकर्स को दिए जाएंगे, उसको उन्होंने उस खबर को उन्होंने डिनाई किया है बेसिकली। तो जब ये उन्होंने डिस्पोज किया ना मैटर, तो चीफ जस्टिस ने उठता कहा कि देयर इज़ अ कंटेस्ट बिटवीन अ जज एंड द प्राइम मिनिस्टर। अब ये बहुत बड़ी बात है, तो और चीफ जस्टिस के मुंह से आना, तो ये मतलब कहने का ये मकसद कि मतलब अगर मैं आम फहम में कहूँ कि फाजिल जज और वज़ीर आज़म एक केस के अंदर जो है वो फ्रीक थे, आमने सामने पार्टीज थे, और आज भी मामला यही था, वज़ीर आज़म के तरक्याती फंड और जस्टिस काजी फ़ाइसा का नोटिस। तो क्या इसको मानी दें हसनात साहब? देखिए, मानी तो अब क्या मानी तो लोग देंगे कि ज़हरी बात है। उन्होंने कहा कि वो रेफरेंस आया जस्टिस काजी फ़ाइसा के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके बाद जो ये सारी जो मामला चल रहा है, तो ये कंटेस्ट बात वो की है। लेकिन क्या एक जज को दूसरे जज के हवाले से इस तरह करना चाहिए कि नहीं? जब जस्टिस वो भी पीयर ऑफ द, देखिए, जब जस्टिस काजी फ़ाइसा की एहलिया ने इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब के हवाले से किया कि इतराज़ किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये वो बातें की थी, हमने उसका भी बड़ा किया था कि यह इस किस्म का नहीं है, जुडिशरी का बड़ा नुकसान होगा अगर फेलो जजेस या उनके कोई रिलेटिव एक दूसरे पे इल्ज़ाम जजेस के करेंगे। तो आज मेरा ख्याल है वो मज़ीद जो है मामला हो गया है कि ये जो एक फेलो जज या चीफ जस्टिस की तरफ से कि जी कंटेस्ट है, मे भी ये बातें हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये बात आए कि जी एक जस्टिस काजी फ़ाइसा का कंटेस्ट है इमरान खान के साथ, तो ये बड़ा मेरा ख्याल है बड़े अफसोसनाक बात है। फिर बात ये है कि फिर कल ये लिहाज नहीं रखा जाएगा, कोई कहा जाएगा कि किसी और जज का सिंध गवर्नमेंट के साथ कंटेस्ट है कि यहाँ किस किस्म की स्टेटमेंट आती। तो ये जो मटेरियल जो है ये सुप्रीम कोर्ट जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो ये कोई जुडिशरी के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा, और जुडिशरी कमज़ोर होगी, अदलिया कमज़ोर होगी। पहले ये होता था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के टाइम पे, चाहे हम इफ्तिखार चौधरी साहब से 1000 इख्तलाफ करें, लेकिन मैंने देखा था कि वो अपने जजेस को बड़ा प्रोटेक्ट करते थे, बड़ा कभी भी इस तरह नहीं, बाद में जो भी हो, मतलब वो इससे ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आने देते थे। आपको एक मतलब ये चीज़ जिस तरह की बात ओपन कर दी, वो बड़ा में है, उससे बड़ा नुकसान होगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो मामला होता था कि वो कभी इस किस्म की बात जो है अपने फेलो जज की किसी और करने नहीं देते थे, और ख़ुद भी ऐसी बात नहीं करते थे, उससे अदलिया मजबूत हुई, यूनानी मतलब ऐसा तासुर नहीं मिला करता था कि जजेस एक दूसरे के साथ शायद बाहम बिल्कुल है। और फिर साकिब निसार साहब का टाइम था, उस वक्त ये होता था, लेकिन साकिब निसार साहब बड़े, उन्होंने लाइक माइंडेड का एक ग्रुप था, या जो भी आप कहें जजेस की, उनको इंपॉर्टेंट केसेस में बिठाते थे। कुछ एक केस में उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइसा को पेशावर में बिठाया, तो फिर आपने देखा, लेकिन उसमें मंसूर अली शाह साहब ने इंडोर्स किया। फिर यानी वो जस्टिस काजी फ़ाइसा अकेले नहीं है। आप ये कहें कि जी इस माइंड को, या जो वो जिस किस्म के सोचते हैं, मे भी वो जज्बाती हों, लेकिन उसकी सोच का वो एक जज नहीं है। इसके अलावा आपको भी पता है यहाँ जुडिशरी में और भी लोग हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी ऐसे जो हैं, और आपसे भी कई मतलब घुटन का माहौल, जो कहते हैं कि यहाँ घुटन का माहौल है। तो ये ओवरऑल मैं कहता हूँ कि हमारे लिए, मेरा भी 10-12 साल का तजर्बा है, आपका भी 20 साल का, नासिर साहब का, ऐसे नहीं हुआ कि एक जज जो है वो नोक झोंक और जो इस तरह से आमने सामने आ जाना, ओपन खुल के जो है वो। उमर अता बंदियाल साहब का जो था ना इम्यूनिटी वाला मामला, बिल्कुल अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हम तो बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, प्राइम मिनिस्टर का, और जुडिशरी का, उमर अता बंदियाल साहब ने ये नुक्ता, लीगल नुक्ता के 248 प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को, वज़रा आला को इस्तिस्ना हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है, तो उसके ऊपर काजी साहब ने कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर समन किए गए हैं, बिल्कुल समन किए गए हैं, कन्विक्ट किए गए हैं। और आपको याद नहीं है कि वो जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब यहाँ आए थे, किस तरह साकिब निसार साहब ने रिडिक्यूल किया था। मे भी इस बेंच में से कोई लोग बैठे हों, जब साकिब निसार साहब ने साद रफ़ीक को नहीं बुलाया था कि वो चने वाले किधर हैं, जिस तरह हाँ जी चने वाले, वो लोहे के चने वाले कहाँ हैं, फिर शहबाज शरीफ को लाहौर में बुलाया। मतलब ये देखें कि माजी में इस तरह की गलतियाँ हुई हैं। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है इम्यूनिटी 248 का आज बात हो रही है, और होनी चाहिए, और पार्लियामेंट की भी सुप्रीमेसी की बात होनी चाहिए। मतलब है कि अजीब बात कर रहे हैं आप कि अगर वो पीपल्स पार्टी का या नून लीग का प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला हो तो उसको इम्यूनिटी नहीं है, या कोई वो जज हो, मतलब माइनर, अगर जस्टिस काजी फ़ाइसा के अलावा कोई और जज हो,
वो एक पॉलिटिकल फंक्शनरी को बुलाता है, तो वो समन कर सकता है। वो क्यों नासिर साहब, आपको भी ये कौन लगा, क्या हुआ था? क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे, तो काजी फाइज ईसा साहब ने फिर इस जो 248 की प्रोटेक्शन है इसके ऊपर क्या कहा था? उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि ये प्रोटेक्शन आपने कल क्यों नहीं मांगी थी। तो इसका जवाब अटॉर्नी जनरल ने ये दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी वक्त भी प्रोटेक्शन मैटर में किसी भी उठा सकता हूँ। इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने, चूँकि वो कह चुके थे, इस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट पढ़ें जो आप पढ़ना चाहते हैं। वो खैर उन्होंने पढ़ी, जिसको बेसिकली लुबाब यही है कि ये गलत है, ये इनकरेक्ट। वज़ीर आज़म के दस्तखत से भी कि भाई ये खबर भी गलत है और फंड भी नहीं दिए जा रहे हमने फंड भी नहीं देने, और वो सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से भी जवाब आया कि वो जो कुछ फंड दिए जाते हैं वो एलोकेट होते हैं। तो क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा कि पहले प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता रहा? हाँ, उसके बाद उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें बताया कि ठीक है, आपने तो करेक्शन इनकरेक्ट कह दिया, लेकिन कल मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज आया है अननोन सोर्स की तरफ से। और वो तो हुआ, मुझे जरा पहले ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी के हवाले से कि नहीं, वो आगे आ रहा है ना, वो उसके बाद मैसेज, उसके बाद आगे चली बात। उसके बाद पहले तो उन्होंने मैसेज का जिक्र किया ना कि व्हाट्सएप मुझे मैसेज मिला है, और वो उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं और अननोन सोर्स है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि ये जेन्युइन है या नहीं। और उसमें उन्होंने कहा है कि NA-65 जो कि आपके एक वेरी इंपॉर्टेंट कोalition पार्टनर के बेटे हैं, साहबजादे हैं, वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मैसिव फंड इस्तेमाल हो रहे हैं, एलोकेशन हो चुकी है। और उसमें अगर आप वो रोड्स का जिन रोड्स की अपग्रेडेशन है और डेवलपमेंट का है, उसको अगर आप ये इंटरनेट से चेक करें तो सारा वो कॉन्स्टिट्यूंसी में 65 में फॉल करती है। तो उन्होंने कहा कि ये आप मुझे बताएं कि ये जो डिसबर्समेंट ऑफ फंड है क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता? फिर उन्होंने याद कराया था कि हमने माजी में प्राइम मिनिस्टर्स को समन किया है, चीफ मिनिस्टर्स को समन किया है, हमने उनको नहीं बुलाया। हम तो सिर्फ, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ कहता है हम उसकी पासदारी करें। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम वी आर नॉट। और उन्होंने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहते हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि आर्मी ऑफ ट्वीट्स मेरे ख़िलाफ़ आती हैं और जो है उसके बाद से बेशुमार है। और उनका एम्फेसिस यही था कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने की उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। और फिर उन्होंने कहा लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि 5 ईयर का जो टर्म है वो जो है वो कम है। ये क्या मतलब? ये तो उस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वी आर नॉट हेयर टू कंट्रोल द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा काजी साहब को भी था कि बेहतर होता कि, क्योंकि उनके एक लिटिगेशन तो है, मामला प्राइम मिनिस्टर से चल रहा है, बेहतर होता कि वो इजनाब करते। लेकिन क्यूम साहब जो परसेप्शन डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि एक्सट्रीम साइड पे हर कोई जा रहा है। मतलब मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इतने प्रो हो रहे हैं कि लोग उस हवाले से कह रहे हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी और नून को तो टफ टाइम देते थे, PTI को तो उस तरह नहीं कर रहे। काजी साहब के हवाले से सवाल करते हैं कि आपका ग्रज है PTI के साथ, इमरान खान के साथ। फिर मतलब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, मेरा ख्याल है सबको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, सबको अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा, मेजॉरिटी जजेस को भी हटना पड़ेगा और एक दूसरे को टॉलरेंस का काम। कल आपने AQS लाइव में इस बात का जिक्र किया था कि क्योंकि आपका ताल्लुक भी चकवाल के तकरीबन उन्हीं इलाकों से है, NA-65 तलागंग से है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट के आपने कहा कि वहाँ पे तो हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है, दबा के हो रही है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काबली को दी हुई है। तो आपको पता है कि ये काजी साहब को व्हाट्सएप किसने किया होगा? क्योंकि काजी साहब का नंबर किसके पास हो सकता है? अभी तो उनका व्हाट्सएप हैक हुआ था। काजी साहब ने नया नंबर लिया होगा यकीनन, क्योंकि पहला नंबर तो हैक हो गया था, तो ये नया नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं। अभी रिसेंट इत्तला है आपकी, आपका परसेप्शन है? यार सुप्रीम कोर्ट की खुद अनाउंसमेंट है कि उनका नंबर जो है वो हैक हुआ है। हाँ, तो हैक तो हुआ था, लेकिन नंबर चेंज किया या नहीं किया? देखिए ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने तो एक ऐसी बात की है। मेरा ख्याल है कि सबको पता है सर, सारा कुछ हो रहा है। इवन जो बात यहाँ थी वो ये थी कि जी उस अनाउंसमेंट की प्राइम मिनिस्टर ने कि नहीं इलेक्शन से पहले, वो ख़त्म हो गई, बस अंडरटेकिंग होगी, ख़त्म हो गया मामला। और बाकी ये मामला हो रहा है, ये तो सबको अखबारों में जो टेंडर आते हैं ये सारे मतलब PWD से, वहाँ भी उनका मिनिस्टर काफ लीक के हैं, दबा के वो फंड ले रहे हैं, हमें पता है। लेकिन अच्छी बात है हमारी कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि तख्त लाहौर आपकी नून लीग ने सारा काम लाहौर में किया, कम अज़ कम पिंडी डिवीज़न में काम होने दें कोई थोड़ा बहुत। हम तो कह रहे हैं कि काम होने दें, किसी बदौलत भी हो रहा है। पिंडी के काम रुक सकते हैं?
नहीं, पिंडी के काम अब हो रहे हैं तो होने देना कभी। मैं इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था और उन वहाँ की जो सड़क है ना, शानदार सड़क है। नहीं, वो चकवाल की है ना। लगता है वहाँ चकवाल से किसी ने इलेक्शन लड़ना है, फ्यूचर पॉलिटिक्स। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि बात यह है कि काफ लीग ने, परवेज़ इलाही साहब ने, वहाँ जो तलागंग की एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी, वो सब उनके कंट्रोल में है। इवन पीटीआई वाले रो रहे हैं। कोई लोग तो कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने ये काम ना किया हो कि ये भेजा हो कि ये सारे काफ लीग को फंड मिल रहे हैं। हमारे बड़े बड़े लोग जो एमपीए एमएनए हैं, ट्विटर पे चल भी रहा था कि शायद उनके बेटे ने ये भेजा है। वो, लेकिन वो उसने तरदीद कर दी। लेकिन जिसने भी नंबर, तो वो कह रहे थे कि अननोन था, जो भी था। लेकिन मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था कि इस तरह बात करना, जब आपको भी पता है कि मेजॉरिटी जो बेंच है वो आपके साथ चल नहीं रहा, और फिर अटॉर्नी जनरल को भी अच्छी मतलब वहाँ से मतलब सपोर्ट मिल रही है, जैसे आते साथ ही उन्होंने कहा कि और फिर ये जो व्हाट्सएप के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स थे उसका प्रिंट आउट जो है जस्टिस काजी फईसा ने शेयर किया बाकी जजेस के साथ भी किया और कहा कि एग्जामिन भी करें। मैं आपकी दो बातें करना नाज़िर, चाहता हूं। मैं यही कह रहा हूँ ना, नहीं, मैं लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें इस मामले में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ। आप मेरे तो मसला है ना कि मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देते। मैंने आपके एक सवाल का जवाब उसमें रखा हुआ है, और वो ये है कि मैं जब इनके इलाके में गया था और शानदार सड़क थी, मुझे बड़ा मज़ा आया गाड़ी चला के, खूब फुल स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई, खुली सड़क थी। तो मैंने वहाँ जाके एक बंदे ने से पूछा भी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रेजिडेंट है, मैंने कहा किसी ने फ्यूचर में कोई इलेक्शन लड़ना है, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जिन्होंने लड़ना है ना वो जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि वो डायनेमिक्स ही टोटली डिफरेंट है। तो ये जवाब मुझे वहाँ से मिला था, मतलब ये मेरा अपना घड़ा हुआ जवाब नहीं है। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के 2-3 लोगों से मैंने बात की थी। अच्छा, अब आप आ जाए ना, हाँ, इधर आ जाए। अच्छा, उसके बाद ना जब चीफ जस्टिस व्हाट्सएप के ऊपर कभी जीआईटी बनती है, तो कभी जजेस को तरक्याती फर्म के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ये हो क्या रहा है? इस पर जस्टिस ईसा साहब ने कहा ना कि ये मुझे नहीं मालूम कि ये जेन्युइन है, और आपने बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अनवेरीफाइड है, ये वो। तो उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि ये एक वैलिड कंप्लेंट है और इसको एग्जामिन होना चाहिए, और यू आर द कंप्लेनेंट। तो अटॉर्नी जस्टिस ईसा ने कहा आई एम नॉट द कंप्लेनेंट, मैं तो ये एक अटेंशन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अटॉर्नी जनरल ने बड़ी मतलब हक अदा किया, उन्होंने बड़े उससे कहा, फर्मली कहा, उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ अ कंप्लेंट एंड बिकॉज व्हाट्सएप मैसेज आपका है, आपके टेलीफोन का व्हाट्सएप है, इसको यू आर द कंप्लेनेंट, यू आर जज कैन द कंप्लेनेंट, यू विल बी मतलब यू आर द कंप्लेनेंट। ये बार बार कहता है आप कंप्लेनेंट है, ये एग्जामिन होना चाहिए। और बाद में उससे और फिर इसी तनाजुर के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आना कि ये कॉन्टेस्ट है बिटवीन अ जज एंड द प्राइम मिनिस्टर। मेरा तो ख्याल है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि चीफ जस्टिस ने ठीक किया कि उन्होंने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन ये कहते हुए कि दिस इज़ अ कंटेस्ट, देयर इज़ अ कंटेस्ट बिटवीन अ जज एंड अ प्राइम मिनिस्टर। ऑल्दो के ये केस तो डिस्पोज ऑफ हो गया, लेकिन कुछ कंट्राडिक्शंस सामने आ गई। और एक और अहम बात कि वो जो अंदर की बातें शायद बंद दरवाज़ों के पीछे जजेस के ताल्लुकात के अंदर जो खिंचाव था, आज वो खिंचाव जो है वो खुलकर कमरा अदालत के अंदर सामने देखने में नज़र आया। इसको खिंचाव भी कह सकते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ अप्रोचेस जो हैं वो हमें सामने नज़र आईं। अब बात करते हैं हसनात साहब, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए सदारती रेफरेंस के ऊपर। आज जस्टिस यहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स के ऊपर जब वो सुप्रीम कोर्ट के दो मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दे रहे थे, तो जस्टिस यहिया अफरीदी ने यह कहा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले तय कर चुके हैं तो फिर रेफरेंस क्यों दाखिल किया गया? नहीं, वो फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि मैं इतना बोझ नहीं ले सकता था कि अगर लिटिगेशन का मामला आ जाता तो फिर इस वजह से मैंने समझा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल कर दिया जाए। क्योंकि जस्टिस यहिया अफरीदी का पहले दिन से ही ये सवाल है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आप क्यों हमें इसमें धकेल रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ भी जस्टिस यहिया अफरीदी की एक आवाज़ है, जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा की इस बेंच में एक, क्योंकि मेजॉरिटी जजेस का जो व्यू है उसमें भी और इसमें भी वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो इस पॉलिटिकल क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह यहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं। तो यहिया अफरीदी साहब का सवाल था, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी कि मैं जब वो लार्जर बेंच का फैसला था जो आखिरी था, मेरे ख्याल है गालिबन वो लोकल बॉडी का था मामला, जो सिंध हाई कोर्ट जो मामला यहाँ आया उसमें के लेजिस्लेचर का मामला, पहले जस्टिस फरोग नसीम वकील थे, पहला जो तो जजमेंट थी सीक्रेट बैलेट के हक में था जी, जस्टिस काजी फाइसा की जजमेंट थी जिसमें सीक्रेट बैलेट के हक में थी। तो लेकिन ये कयूम साहब पहला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है जिसमें कोई अमाइकस नहीं है, ये क्या वजह है? क्या आप क्या देखते हैं?
मैं क्या कह सकता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का प्रोगेटिव है, वो माइकस रखना चाहते हैं या हो सकता है रखना चाहे आगे। साहब ने अपने पहले दिन के ऑर्डर में ये कहा था क्लियरली कि जो भी आना चाहे वो अपने सिनॉप्सिस सबमिट कर सकता है, ये उनके पहले दिन के ऑर्डर में था। लेकिन इसमें ना एक जो इंटरेस्टिंग बात है ना, जैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने आर्गूमेंट्स में जो बात की है, उन्होंने कहा कि 2014 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें ये कहा था कि जो इलेक्शन है ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है लोकल। और वो कौन कौन से जज साहब थे? उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब थे। ठीक है। अच्छा। उसके बाद ना यही 2017 में इसी को अनकॉन्स्टिट्यूशन, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अपहोल्ड किया सिंध हाई कोर्ट ने। ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच में, जिसमें काजी फाजिसा साहब नहीं थे, उसको उन्होंने कहा कि नो, ये दे आर नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोकल गवर्नमेंट का इशू था। वो जस्टिस वो जो इनकम्प्लीट जिसकी रीजनिंग नहीं आ सकी, नहीं वो अच्छा, अभी आगे। अच्छा, वो भी आगे। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच, 2 मेंबर बेंच था, उसमें भी जस्टिस काजी फाजिसा साहब थे। और दूसरे कौन थे? दूसरे मुझे लेकिन 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फाजिसा साहब थे। अब यहाँ अच्छा, उसमें सीक्रेट बैलेट का एक उस जो पे हाई उस कोर्ट पे के अंदर हुआ, उस पे उन्होंने उसको फिर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डाल दी। ये इन्होंने अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने कहा आई डोंट नो कि एक्सीडेंटल ओमिशन है या क्या है, उसमें इलेक्शन कमीशन मेंबर था, पार्टी था उस केस में। उन्होंने ये बताया नहीं कि ये 2000 यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने डिसीजन दिया हुआ है, तो लेकिन उन्होंने उसके बावजूद इसको उन्होंने पर इंक्यूरियम का, और उन्होंने कहा कि इसके रीजंस अभी तक नहीं आई हैं। तो अच्छा, क्या ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अपील क्या काजी फाइज ईसा साहब के बेंच ने सुनी थी? नहीं, उसके बाद 3 मेंबर बेंच ने सुनी थी ना। उसमें काजी फाइज ईसा नहीं थे? नहीं, उसमें काजी फाइज ईसा साहब नहीं थे, और उसमें उन्होंने कहा था अनवर ज़हीर जमाली साहब थे। हाँ, वो जिसकी डिटेल रीजनिंग नहीं आई थी? नहीं उसकी अच्छा, उसके अलावा है कोई और? उसके अलावा एक और 2 मेंबर बेंच ने सुनी है ना, दो मेंबर बेंच ने दोबारा सुनी है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, मतलब ये मैंने पूछा था क्लियर कर, तो और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का है, वो जस्टिस काजी फाइज रेफरेंस जो फाइल हुआ है, मेरा ख्याल है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने जो प्रेजेंशियल रेफरेंस किया था कि उसमें किस किस्म का, जो इसी वजह से कह रहे थे ना कि जस्टिस काजी फाइसा का व्यू बड़ा क्लियर है सीक्रेट बैलेट के हवाले से। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि पहले तो लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल जो है वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे इस पे। अब लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल वक्त पे इसको तवालत दे रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आती है? देखिए, वो उन्होंने गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि अपोजिशन का ख्याल था कि जी ऑर्डिनेंस आ गया, फिर उसके बाद जुडिशरी इनसे पूछेगी कि किस तरह आपने ऑर्डिनेंस कर दिया मामला, लेकिन जुडिशरी ने कहा कि जी कि हम कौन रोक सकता है, ऑर्डिनेंस हो गया ये वो। अब वो बड़े कंफर्टेबल हैं, और मेरा ख्याल है उन्हें पता है कि ये प्रेशर रहेगा हमारे लॉ मेकर पे भी, कोई किसी किस्म की एलिजिबिलिटी अगर मुबैना तौर पर कोई लेन देन हो भी, तो वो ऐसा प्रेशर रहे कि ताकि वो हो ही ना सके लेन देन। जहाँ किसी एमपी ने अगर वो पैसे लेने हैं या वैसे कोई वोट देना है, ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट, ये आखिरी टाइम तक रहना है मामला। मेरा ख्याल है 3 मार्च हैं, और ये टाइम टोटल मेरा ख्याल है 18 दिन रह गए। आप आज अगर हम आज का रेट निकालना चाहें तो जो सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदाती रेफरेंस पर आज अदालत आपको कैसी नजर आई? मुझे तो लगा कि आज जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थोड़ा सा इंडिफरेंट कर रहे थे, वो अटॉर्नी जनरल के ख्यालात से ज़्यादा मुत्तफिक नज़र आए। तो वो एक चीज़ मुझे लग रहा है कि बेंच शायद फेवर के अंदर जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा। अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं हो सकता सही हूँ, मैं हो सकता गलत हूँ, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि आपका जो ऑर्डर है ना, वो पता नहीं कब आएगा, क्योंकि 3 तारीख को इलेक्शंस हैं सेनेट के, उससे पहले भी वैसे आ जाएगा, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कट कर दिया है कि ऑर्डिनेंस हमने कर दिया है। वो उस वजह से इसलिए किया था कि चूँकि अगर स्केड्यूल अनाउंस हो जाता तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब हमने ऑर्डिनेंस कर दिया, वो अब लॉ इन द फील्ड है। ठीक है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर हम सीक्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जवाब मत कहने का ये मकसद था उनका कंडीशनल है आपके आंसर से। आपने अगर कह दिया हाँ, तो उसका हमने बंदोबस्त किया हुआ है, और अगर ना किया तब भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो उन्होंने कहा सिंपल ये है कि अगर बैलेट का मसला बना तो वो ज़्यादा ये होगा कि बैलेट पेपर जो रिटर्निंग ऑफिसर इशू करेगा उसमें हर वोटर का नाम लिख देगा। अगर ओपन बैलेट से वो ट्रेसेबल बैलेट का मसला चल रहा है ना, तो वो नाम लिख देगा, तो मसला वो टेक केयर कर लिया हमने, ऑर्डिनेंस के ज़रिए सब कुछ हो चुका है।
अच्छा, वो कंफर्टेबल हो गए हैं दे आर लिहाजा। कंफर्टेबल। मेरा ख्याल है कि उनकी अच्छा। स्टडी कामयाब रही है कि 2-3 हफ्ते से केस चल रहा है, और भी अभी हफ्ता मेरे ख्याल है ज़्यादा चले। अभी अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि मेरे 10 मिनट चाहिए, मे बी वो मंडे वाला पूरा दिन ले लें, तो वो ठीक है, वो प्रेशर रह रहा है। अल्टीमेट जो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो गेन हो रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव गेन हो रहा है। और यह एक बात बड़ी अहम है कि बुनियादी तौर पर ये कानूनी मसला है कि मुखालफत कोई भी नहीं कर रहा कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो, इसकी मुखालफत नहीं की जा रही। असल में झगड़ा तरीक़ाकार का है कि आया कानून के ज़रिए इसको तब्दील किया जा सकता है या आइनी तरमीम की ज़रूरत है। लेकिन लीगल सवाल के ऊपर बहुत बड़ी सियासत जो है वो चल रही है, और जाहिर है कि सियासी जमातें होंगी, सियासत तो फिर होगी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है, आया फ़ैसला दे भी पाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे और लोगों ने आर्गूमेंट्स जो हैं वो करने हैं। आया 3 मार्च तक फ़ैसला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।